सीईसी की बैठक की बड़ी खबर के साथ। जी हां, कांग्रेस सीईसी की बैठक में मध्य प्रदेश के लिए 18 सीटों पर मोहर लग गई है। ये वही 18 सीटें हैं जो ड्यू थी। दिग्विजय सिंह का राजगढ़ से लड़ना तय, तो सिंधिया के खिलाफ अरुण यादव गुना शिवपुरी से भर सकते हैं ताल। रतलाम से कांतिलाल भूरिया चुनाव लड़ सकते हैं। इंदौर से अक्षय कांति को बनाया जा सकता है उम्मीदवार। जीतू पटवारी और उमंग सिंघार चुनाव नहीं लड़ेंगे, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिग्विजय सिंह का राजगढ़ से लड़ना तय। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये राज्य की अपनी जिम्मेदारियां ही संभालेंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह को मैदान से उतारा जाना लगभग तय है। इसके अलावा सिंधिया के खिलाफ अरुण यादव को पार्टी मैदान में उतार सकती है। ये लगभग तय है ये नाम लिस्ट, लेकिन जो औपचारिक लिस्ट है, ऑफिशियल नाम जो अनाउंसमेंट है, वो कल होगी। संभावित मुकाबले जो भी टिकट दिए जाते हैं वो उसके ऊपर आंकलन होता है, अलग अलग उसके प्रोसेसेस होते हैं। जो ग्रास रूट पर जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे पूछ के दिया जाता है, चाहे वो हमारा सीनियर लीडर हो, चाहे वो ग्रास रूट का लीडर हो, तो उन सब चीजों को देख के ही तय किया जाता है। आज सारी मध्य प्रदेश की सीटों पर डिस्कशन हो चुका है और जल्दी ही उसकी लिस्ट आएगी। अरुण यादव आपके बड़े नेता हैं और गुना से उनको लड़ाने की बात आ रही है, क्या चुनौती दे पाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? देखिए, अभी पहले लिस्ट आ जाने दीजिए। मैं सबसे बड़ा नेता उसको मानता हूं जो हमारे बूथ के ऊपर बैठता है। 100% टिकट मध्य प्रदेश के क्लियर हो गए हैं और सब जगह सर्वसम्मति से बड़े जो हमारे बिग लीडर है वो भी, और जो हमारे कार्यकर्ता यूथ है, हमने कहा था 50% से ज्यादा यूथ टिकट देंगे। हमने उस भावना का ध्यान रखा और हर जगह सबसे अच्छा कैंडिडेट कैसे हो, सर्वसम्मति से पार्टी ने निर्णय लिया है। आज रात को या कल सुबह डिक्लेयर हो जाएगा। बिल्कुल, कल लिस्ट आएगी तो आपको, आज जब लिस्ट आएगी तो पता चल जाएगा जरूर। मैंने कहा सब बड़े नेता। तो मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सीईसी में 15 से 16 सीटों पर नाम तय हो गए हैं। बताया कि बड़े चेहरों को मैदान में उतारने का फैसला है, और क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ उमंग सिंघार हैं। सर, 18 सीटों पे नाम अभी बाकी अटके हुए थे, क्या आज फाइनल होगा? चूंकि मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि 18 में से तकरीबन 15-16 सीटें क्लियर हो चुकी है और कुछ देर के बाद सूची जारी हो जाएगी। तो आज सूची जारी हो जाएगी। 2-3 सीटें अभी भी फंसी हुई हैं सर। अब देखिए, वहाँ के कई समीकरण हैं। कुछ चाहती है पार्टी के कई सीनियर लीडर्स को लड़ाना, उस पर विचार किया जा रहा है। सीनियर लीडर्स में आप भी हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, पार्टी, मैंने तो अपनी तरफ से अपनी बात रखी है पार्टी के सामने और पार्टी को विचार करना है। बड़े नेताओं में से लगातार नाम चल रहा था कि कमलनाथ हो। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। दिल्ली का हाल बताने के लिए शिवम प्रताप लाइव जुड़ चुके हैं। भोपाल की सुगबुगाहटों का हाल बताने के लिए शैलेंद्र चौहान, और इंदौर से मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले चलते हैं दिल्ली, शिवम प्रताप का रुख कर लेते हैं। शिवम, 18 सीटों पर नाम की घोषणा होनी है, लेकिन 15 या 16 पर नाम फाइनल हो गए हैं, ये कह रहे उमंग सिंघार। ऑफिशियल लिस्ट, ये अनाउंसमेंट कब तक हो जाएगी, आज या कल? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि अब कोई सीईसी नहीं होगी। अब मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस की सीईसी नहीं होगी। जो बाकी 2-3 नाम होल्ड किए गए हैं उन पर अध्यक्ष को, कांग्रेस अध्यक्ष है, उनको प्रभार दे दिया गया है। वो अपने हिसाब से फैसला लेंगे और ऐलान होगा। कांग्रेस की जो सूची है मध्य प्रदेश को लेकर वो कल जारी हो सकती है। सूत्रों का ये दावा है कि उससे पहले या तो एक लिस्ट आएगी जिसमें बाकी राज्य जिनकी सीईसी पहले हो गई थी उनके नामों का ऐलान होगा, या फिर उन सभी सीईसी का तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, इन सब का एक साथ नाम का ऐलान हो सकता है। सूत्रों का दावा है कि आज रात से कल तक कांग्रेस अपनी तीसरी सूची जारी कर देगी।
फर्स्ट और सेकंड फेज के जहां जहां पर उम्मीदवार हैं उन सभी जगहों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। बहरहाल आज मध्य प्रदेश की कांग्रेस सीसी से बड़ी खबर निकल कर आई। अब तक लगातार चारों तरफ ये चल रहा था कि कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, चाहे राजस्थान हो, एमपी हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो। लेकिन अब फिलहाल एमपी की जो आज सीसी हुई उससे ये बात निकल कर आई कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, अरुण यादव ज्योतिराज सिंधिया के सामने ताल ठोकेंगे। तो इंदौर से भी जो कांति बम है, अक्षय कांति बम, उनका नाम सामने आया। कांतिलाल भूरिया झाबुआ से ताल ठोकेंगे। उम्मीद ये है कि आज रात से कल के बीच कांग्रेस ये लिस्ट जारी कर देगी जिसमें मध्य प्रदेश के 1 दर्जन से ज्यादा नाम होंगे। जी ठीक है, शैलेंद्र चौहान का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, भोपाल में वहां क्या बता रहे हैं आपके सोर्सेस, किस तरह का इनपुट मिल पा रहा है भोपाल से? देखिए, बिल्कुल जिस तरह का इनपुट है ये बात साफ है कि दिग्विजय सिंह हो, अरुण यादव हो और कांतिलाल भूरिया, ये सभी कांग्रेस के बड़े नेता और ये सभी चुनाव मैदान में नजर आएंगे। एक बड़ी बात ये कि कांग्रेस की नेतृत्व की इच्छा थी कि उमंग सिंगार और जीतू पटवारी भी चुनाव लड़े, लेकिन पटवारी और उमंग सिंगार के नाम पर सहमति आखिर में नहीं बनी और इन्हें कहा गया है कि वो पूरे प्रदेश में प्रचार में जुटे। इस कारण अब ये 3 जो बड़े नेता हैं ये चुनाव मैदान में होंगे। तो रोचक मुकाबला इसलिए भी होगा क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने अरुण यादव को गुना से उतारा जा रहा है। तो निश्चित ही यहां पर फाइट एक अलग होगी क्योंकि पिछला चुनाव जो केपी यादव जीते थे तो यादव फैक्टर एक यहां पर बड़ा काम करता है। तो सिंधिया के सामने एक बड़ा चेहरा उतार के कांग्रेस ने एक मैसेज देने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं ये बात लगभग साफ है और हमने बड़े नेताओं से बात भी की तो नाम तो स्पष्ट हो चुके हैं कि यही नेता लड़ेंगे, केवल लिस्ट आना बाकी है। लेकिन निश्चित ही चुनाव रोचक होगा। दिग्विजय सिंह चुनाव मैदान में होंगे। कांग्रेस एक ये मैसेज भी देगी कि बड़े नेता चुनाव मैदान में तो वो भाजपा के सामने किला लड़ाने को तैयार है। अभी तक भाजपा ये कहती आ रही थी लगातार कि कांग्रेस के नेता सब चुनाव मैदान छोड़कर भाग रहे, तो कांग्रेस निश्चित ही इस एक फैक्ट के साथ अब मैदान में जाएगी। बिल्कुल, और कम से कम जो कार्यकर्ता है, जो जमीन पर काम करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाने में ये चीजें काम आएंगी कि जो बड़े नेता है वो सामने आकर चुनौती देते हैं बीजेपी प्रत्याशियों को। तो मिथिलेश का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इंदौर की अगर बात करें मिथिलेश, तो जो नाम आ रहा है अक्षय कांति का सामने, क्या लग रहा है कितनी चुनौती दे पाएंगे वो? देखिए, अगर अक्षय कांति बम की बात करें तो अभी तक उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है और इस बार पार्टी ने भरोसा अक्षय कांति बम पर जताया है। कांग्रेस के नेता इस वक्त हैं प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव, हमारे साथ इन्हीं से पूछते हैं। विशाल पटेल को आप चुनाव लड़ाना चाह रहे थे, बीजेपी में चले गए। संजय शुक्ला को चुनाव लड़ाना चाह रहे थे, बीजेपी में चले गए। पंकज सोंगी को चुनाव लड़ाना चाह रहे थे, वो भी बीजेपी में चले गए। अब अक्षय कांति बम, ये तो मीडिया का कहना है कि हम चुनाव लड़ाना चाह रहे थे, कयास कुछ भी लगा सकते हैं। अभी मीटिंग हुई है चुनाव कमेटी की और नाम जब डिक्लेयर होंगे, सामने आएंगे, जब उन नामों पे, उन विषय पे चर्चा की जाएगी। कयास में तो आप कोई भी नाम बोल सकते हैं, नाम चलते हैं। ये निश्चित है कि 50% युवाओं को टिकट दिए जाएंगे, नए उम्मीदवारों को महत्व मिलेगा और मजबूत उम्मीदवार उतारे जाएंगे। अब उम्मीदवार जब लिस्ट आएगी, जब ये तय होगा कि उनका क्राइटेरिया क्या रहा, उनमें क्या खूबी देखी गई और उस आधार पे उम्मीदवार तय होता है। 1989 के बाद से कांग्रेस आज तक एक भी चुनाव नहीं जीत पाई है। लोकसभा चुनाव में लगातार आप ही करारी हार हुई है और समय के साथ वो हार का आंकड़ा भी बढ़ता गया। पिछला चुनाव आप 5.5 लाख से हारे, इस बार बीजेपी कह रही है कि 8 लाख से चुनाव आपको हरा के रिकॉर्ड बनाएंगे। ऐसे में जो लगभग नाम तय माना जा रहा है अक्षय कांति बम, कितने, क्या लगता है कि सिर्फ कोई चुनाव नहीं लड़ रहा था तो नाम जारी कर दिया? नहीं, देखिए, कयास पे चर्चा नहीं होती और ये पूरा तो चर्चा नहीं होती है, कयासों की बात यहाँ पर कही जा रही है। मिथिलेश, आप बातचीत को आगे बढ़ाइएगा, लेकिन शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के। शैलेंद्र, आपका भी शुक्रिया और साथ ही शिवम प्रताप जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं कमलनाथ को लगे एक और बड़े झटके की, वो भी छिंदवाड़ा में। जी हाँ, कमलनाथ के बेहद करीबी दीपक सक्सेना, उनके बेटे ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी में शामिल हो गए हैं सक्सेना। सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं अजय सक्सेना। आज सुबह ही दीपक सक्सेना ने भी इस्तीफा दिया था, एक खत लिखा था, उसमें आदरणीय भैया कहकर संबोधित किया था और लिखा था कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अपने दायित्व कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए त्यागपत्र दे रहा हूं। बहुत ही करीबी कमलनाथ के दीपक सक्सेना, उनके बेटे अजय सक्सेना अपने कई समर्थकों के साथ, लाव लश्कर के साथ, देखिए यहां पर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली।
मध्य प्रदेश में अब तक 14,700 से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आज के आंकड़े मिलाकर 16,000 से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए हैं। नरोत्तम मिश्रा ज्वाइनिंग अभियान के संयोजक हैं। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस मुक्त होने की दिशा में बढ़ रही है। अब गिनीज बुक रिकॉर्ड बन जाए तो बड़ी बात नहीं। 1000 हो गए। आज के पहले तक 14,700 कुछ हमारे लोग इसमें शामिल हुए थे। कांग्रेस मुक्त होता मध्य प्रदेश है। भगदड़ के हालात है कांग्रेस में। केंद्रीय मंत्री, पूर्व के मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, महापौर, महाधिवक्ता, आईजी, डीआईजी, एसपी, टीआई, सब तरफ मोदीमय हो गया है वातावरण, राममय हो गया है वातावरण। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव और राहुल गांधी की यात्रा जहां जहां से जाती है वहां भगदड़ मच जाती है। मैंने तो कहा राहुल गांधी जी से कि भगदड़ का मजा लीजिए अपने ही देश में, कुछ दिन तो गुजारिए मध्य प्रदेश में। ये जो आप आंकड़े वहीं केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार वाली पार्टी बताया है। सिंधिया ने अकाउंट्स फ्रीज करवाने के कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जब कोई जनमत खो देता है तो वो कभी ईवीएम पर सवाल करता है, कभी खातों की बात करता है। जब जनमत कोई खो देता है तब कोई ईवीएम मशीन पर प्रश्न करता है, कोई खातों की बात करता है। ये साफ विदित हो गया है कांग्रेस को कि प्रधानमंत्री जी के संकल्प में, प्रधानमंत्री जी की अद्वितीय विचारधारा में 140 करोड़ जन आज जुड़ चुका है। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है ईडी की टीम। केजरीवाल ने गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मांगी थी और आज ही हाईकोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से इनकार किया था और अब ईडी की टीम केजरीवाल के घर पहुंची है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है ईडी की टीम। इससे पहले कई बार समन भी भेज चुकी थी और गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की मांग की थी अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन अब ये बड़ी खबर आ रही है कि ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पहुंच गई है। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद कुछ ही घंटों बाद ईडी की टीम उनके घर पर है, उनसे पूछताछ भी की जा सकती है। तो 21 मार्च यानी आज गिरफ्तारी से बचाने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। ईडी केजरीवाल को 9 समन दे चुका है पर केजरीवाल पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने कोर्ट से यह भरोसा मांगा था कि अगर वो ईडी के पास जाते हैं पूछताछ के लिए तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा, उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं है। और ईडी की टीम अब उनके घर पहुंच चुकी है। 17 मार्च को ईडी ने 9वां समन केजरीवाल को भेजा था। 19 मार्च को समन के खिलाफ केजरीवाल हाईकोर्ट गए थे। 20 मार्च को उनकी याचिका पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने बार बार समन भेजने को लेकर ईडी को तलब भी किया था। तो शराब नीति केस में केजरीवाल को इस साल 27 फरवरी, 26 फरवरी, 22 फरवरी, 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी और 2023 में बीते साल 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेजा गया था और एक बार भी वो पूछताछ के लिए नहीं गए। आप गहमा गहमी देख रहे हैं, वहां पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी लगातार उसमें इजाफा होते हुए और अब ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई है। हाईकोर्ट ने आज दोपहर ही उन्हें किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया था। तो इससे पहले जल बोर्ड घोटाला केस में भी केजरीवाल को समन भेजा गया था। आम आदमी पार्टी ने ईडी के समन को गैर कानूनी बताया था। तो 2003 से ही जो शराब घोटाला किया है वो आपको बता देते हैं कि किस तरह 2003 से दिल्ली में शराब बिक्री के लिए वेंडर्स को L1 और L10 लाइसेंस मिलता है। L1 दुकानें डीडीए के अप्रूव मार्केट, लोकल शॉपिंग सेंटर वहां होती है। L10 वाइन शॉप के लाइसेंस शॉपिंग मॉल के लिए थे। हर साल वेंडर लाइसेंस रिन्यू के लिए फीस भरता था। 22 मार्च को 2021 को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया था,
लेकिन फिर इसे बंद कर दिया गया और अब ईडी की टीम पहुंची हुई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर। इससे पहले ईडी ने तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी और विधायक की कविता को भी हैदराबाद में गिरफ्तार किया था और अब हाईकोर्ट गए थे अरविंद केजरीवाल। गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मांगी थी, लेकिन बार बार समन भेजने के लिए हाईकोर्ट ने ईडी को भी तलब किया था और साथ ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत देने से भी इनकार कर दिया था। और अब ईडी की टीम पहुंच गई है। 6 से 8 अधिकारी इस टीम में शामिल है, ये बताया जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मांगी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। शंकर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शंकर, अभी क्या अपडेट, फिलहाल वहां पर क्या चल रहा है? निश्चित तौर पर देखिए, आज का दिन जो है काफी महत्वपूर्ण हो सकता है और जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम आज मुख्यमंत्री के आवास पे पहुंची है और आवास पे पहुंचने के बाद दिल्ली का जो राजनीतिक पारा है वो काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हो सकता है कि आज जो पूछताछ की प्रक्रिया जो है, शुरुआती दौर पर पूछताछ की प्रक्रिया मुख्यमंत्री से की जा सकती है और मुख्यमंत्री के आवास पर ही वो पूछताछ की प्रक्रिया को अंजाम देने के बाद अगर जरूरत पड़ा तो हो सकता है कि उनको हिरासत में भी लिया जा सकता है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से आज कोर्ट की अगर कार्रवाई की अगर बात करें तो आज ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में था। दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले पर आज सुनवाई हुई और दिल्ली हाईकोर्ट से आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका लगा था और उनकी जो दायर याचिका है उस मामले पर हाईकोर्ट के द्वारा कोई राहत उनको नहीं दिया गया और जिस तरह से उनकी याचिका को खारिज किया गया तो कहीं न कहीं एक इतना स्पष्ट हो गया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिया जा सकता है, उससे जुड़ा हुआ जो कार्रवाई है वो किया जा सकता है। और जिस तरह से देर शाम में मुख्यमंत्री के आवास पर आज टीम पहुंची है, ईडी की टीम पहुंची, तो हो सकता है कि उनको आज सबसे पहले शुरुआती दौर पे पूछताछ किया जाएगा और जरूरत पड़ने पे उनको हिरासत में भी लिया जा सकता है और हिरासत में लिया जाएगा तो हो सकता है कि निश्चित तौर पे गिरफ्तारी की भी संभावना जो है वो बन सकती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज इस बात को लेकर जिस तरह से अब अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जिस तरह से सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हुए और जिस तरह से अब इस मामले को लेकर अब राजधानी दिल्ली का जो पारा है काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज कोर्ट की अगर बात करें तो कोर्ट में भी आज काफी गर्मा गर्म बहस हुई थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी जो हैं वो पेश हुए थे, तो वहीं ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने दलीलें रखी थी और इन तमाम मामलों पर जिस तरह से सिंघवी ने दिल्ली मुख्यमंत्री के खिलाफ जो दंडात्मक कार्रवाई। बहुत शुक्रिया शंकर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी अपडेट के लिए आपका रुख करेंगे। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं धार भोजशाला में ASI के सर्वे की। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है मामला। ASI सर्वे के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने चैलेंज किया है। इंदौर हाईकोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी गई है। भोजशाला में ASI सर्वे पर रोक लगाने की मांग है। कल से ASI का सर्वे होना है और सुप्रीम कोर्ट अब पहुंचा है ये मामला। इंदौर हाईकोर्ट में के जो फैसला था ASI सर्वे करवाने का, उस फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले में प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए नए नियमों को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने छात्रों के भविष्य को देखते हुए सभी नर्सिंग कॉलेजेस की परीक्षाएं करवाने का फैसला सुना दिया है, लेकिन इससे फर्जीवाड़े की जांच में फंसे कॉलेज मुक्त नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ प्रदेश सरकार ने नर्सिंग कॉलेजेस की मान्यता के नियमों को शिथिल कर दिया है। याचिकाकर्ता एडवोकेट विशाल बघेल ने बताया कि इन्हीं नियमों का उल्लंघन करने के कारण प्रदेश के आधे से ज्यादा नर्सिंग कॉलेजेस पर फर्जीवाड़े के आरोप लगे थे, लेकिन सरकार अब इन्हें बैकडोर से एंट्री देना चाहती है। और आइए अब देखते हैं तेज रफ्तार में टॉप 20।